आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको क्या करना है, गणना करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे कि ये क्या है, अनंत लंबाई का क्या है, तार। ये अनंत लंबाई का हम तार मान लेंगे कि ये अनंत लंबाई का क्या है, तार है। और इस पर जो है प्लस क्यू जो है आवेश क्या है, वितरित है। इस पर प्लस क्यू आवेश क्या है, एक समान रूप से क्या है, वितरित है। तो प्लस क्यू आवेश है। उसके बाद जो है हम यहां से क्या करेंगे, यहां से हम एक बेलन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ये इस पर क्या है, एक बेलन है। इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको हम मिलाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। और इसको हम इससे मिला देंगे, यहाँ इसको जो है इससे मिला देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा। ये अनंत लंबाई का तार है, यह लंबाई का एक तार है जिस पर क्या है, आवेश जो है वितरित है। प्लस क्यू आवेश क्या है, सतत रूप से वितरित है इस पर। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो तीन पृष्ठ होते हैं, एक ये वाला पृष्ठ और एक ये वाला पृष्ठ और ये वक्र पृष्ठ। तो हम अगर देखें यहाँ पर, तो इसको अगर हम निकालें, ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र की क्या है, दिशा है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा, नीचे विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा। पृष्ठ का यानी ये सूक्ष्म, ये हमारा पृष्ठ S1 मान लेंगे, ये हमारा पृष्ठ S2 है और ये हमारा वक्र पृष्ठ है। मतलब ये पृष्ठ हमारा क्या है, यहाँ पर ये हमारा पृष्ठ क्या हो जाएगा, S3 पृष्ठ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर सूक्ष्म पृष्ठ यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल को क्या करेंगे, यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे। जब हम यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई और यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। उसके बाद ये ds हमारा क्षेत्रफल है, इसको हम ds1 मान लेंगे और ये क्या कर बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम निकालेंगे S1। पहले हम मानेंगे कि माना कि, लिखेंगे माना कि अनंत लंबाई के तार यल पर प्लस क्यू आवेश है। माना कि अनंत लंबाई के तार यल पर जो है प्लस क्यू आवेश है, तथा ये भी मानेंगे कि तथा इसका रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा बराबर आवेश बटा में लंबाई, यानी ये हो गया। यानी यहाँ से हम देखेंगे और यहाँ से एक चीज हम और देखेंगे कि ये जो अगर यहाँ से निकाल रहे हैं, एक बिंदु हम यहाँ P ले रहे हैं, यहाँ P ले, इसकी जो मतलब यहाँ पर इसकी जो दूरी है वो हम R ले लें, ये R दूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व तो होता क्या है, तो अनंत लंबाई के तार पर ये एकांक लंबाई के अनंत लंबाई के एकांक तार पर जो है कुल आवेश जो है आवेश प्लस क्यू हो, तो वह उस पर क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो हम यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला समीकरण बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर एक सूक्ष्म पृष्ठ लेते हैं ds1 S1 पृष्ठ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर S1 पृष्ठ पर स्थित
S1 पृष्ठ पर स्थित ds1 सूक्ष्म पृष्ठ या सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, सूक्ष्म के लिए निकालना है। तो S1 पृष्ठ पर गुजरने वाला, S1 पृष्ठ पर स्थित ds1 सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो अगर हम यहाँ से लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा d∅1 बराबर E वेक्टर के रूप में लिखेंगे ds1, ये होगा। अगर हमको इस पर निकालना हो, इस पर अगर हमको निकालना विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखेंगे इंटीग्रेशन d∅1 बराबर यहाँ पर E ds1 cos थीटा, और ये विद्युत क्षेत्र E और सूक्ष्म क्षेत्रफल ds1 के बीच में जो ये बना कोण है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर यहाँ पर थीटा हम 90 लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 90 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन d∅1 बराबर, अगर यहाँ पर क्या कर दें 90 रखते हैं तो E इंटू ds1 इंटू cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो अगर इसकी हम वैल्यू रखें तो इसका अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा, ∅1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन E इंटू ds1, और ये क्या हो जाएगा 0, ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, यानी ∅1 बराबर हमारा क्या आ गया 0। यानी जो S1 पृष्ठ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला, S1 पृष्ठ पर स्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल ds1 से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। उसी तरह अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर कि S2 पृष्ठ से, यानी यहाँ से S2 पृष्ठ से यहाँ पर एक हम पृष्ठ ले लेंगे, ये हमारा ds2 पृष्ठ हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम S2 पर हम निकालेंगे कि S2 पृष्ठ पर स्थित ds2 सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी हम यहाँ लेंगे d∅2 E वेक्टर के रूप में लिखेंगे ds2। अगर यहाँ कोण बन रहा है तो हम यहाँ से इस पर निकालेंगे कि गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे d∅2 इंटीग्रेशन E ds cos थीटा, और ये भी 90 डिग्री का बन रहा है। तो थीटा जब 90 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ∅2, और यहाँ पर E ds2 और cos 90 डिग्री, तो यहाँ से हम लिखेंगे इंटीग्रेशन cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर हमारा जो ∅2 है वो क्या हो गया 0 आ गया। यानी S2 पृष्ठ पर स्थित जो ds2 सूक्ष्म क्षेत्रफल पर गुजरने वाला ds2 सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। अब हम निकालेंगे कि हमारा S3 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो अगर हम यहाँ इसको लेते हैं, ये हमारा कोई बिंदु है, ये हमारा
इसकी जो दूरी है ये हम r ले रहे हैं, एक बिंदु P स्थित है यहीं यहाँ पर, तो हम यहाँ से अगर ले रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल ds3 मतलब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और यहीं पर जो है ds क्या है, 3 है, सूक्ष्म क्षेत्रफल है, और ये ds3 है। तो यहाँ पर अगर हम निकाले देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ds3 यानी यहाँ पर लिखेंगे, इसको मिटा लेंगे, पृष्ठ पर स्थित ds3 सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, d∅3 इक्वल टू यहाँ पर E.ds3 वेक्टर के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो d∅3 इंटीग्रेशन E.ds3, और ये क्या बन रहा है, इसके बीच में विद्युत क्षेत्र E और ds3 सूक्ष्म क्षेत्रफल के बीच में ये क्या बन रहा है, कोण हमारा जो है 0 डिग्री का बन रहा है। तो अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन d∅3 बराबर इंटीग्रेशन E.ds3 cos थीटा लें तो cos थीटा के जगह पर अगर हम रखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, phi3 हो जाएगा, और यहाँ पर हम रखेंगे E into ds3, तो यहाँ से अगर हम रखेंगे cos 0 डिग्री की वैल्यू, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू आती है 1, तो यहाँ से हम रखेंगे phi3 बराबर इंटीग्रेशन E.ds3 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ अगर 1 गुणा करेंगे तो इतना ही होगा। उसके बाद हम इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ds3 क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए 3 जो है क्षेत्र पृष्ठ बन रहे हैं, एक S1 S2 और एक S3 पृष्ठ। तो जो ये वाला पृष्ठ है, ये यहाँ से ये वाला पृष्ठ, ये क्या है, ये जो पृष्ठ है ये वक्र पृष्ठ कहलाता है बेलन का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वक्र पृष्ठ बेलन का होता है, लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के या लिख लेंगे यहाँ पर कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो 2πrl होता है। तो अगर हम यहाँ पर रखें 2πrl तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है हम π/3 क्या रख देंगे, E इंटू 2πrl, यानी ये हमारा समीकरण नंबर हो जाएगा दूसरा। इसको हम समीकरण नंबर दूसरा लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से, ये हमारा समीकरण नंबर जब दूसरा हो गया, अगर ये हम क्या ले लेंगे, पूरा S ये हो जाएगा। तो अगर हम इसका यहाँ पर रखते हैं, इसको समीकरण नंबर दूसरा नंबर लिखते हैं, तो हमारा जो कुल विद्युत, या यहाँ से हम लिख लेते हैं कि कुल फ्लक्स बराबर फाई बराबर 0 प्लस 0, और ये कितना आ जाएगा, 2 0 आया था, और ये हमारा क्या हो जाएगा E इंटू 2πrl। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा फाई, इसको हम समीकरण नंबर इसको दूसरा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2E 2πrl। ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण नंबर, ये वाला दूसरा हो जाएगा, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम यहाँ से निकालते हैं, दूसरा नंबर है, तो अगर हम दूसरे इक्वेशन में
पहले इक्वेशन का मान रखते हैं, यानी पहले इक्वेशन का मान दूसरे इक्वेशन में रखने पर पहला इक्वेशन हमारा क्या था? पहला इक्वेशन हमारा लेमडा बाई क्यू बाई क्या था? एप्सिलॉन नॉट था। उसके बाद जो है उसके बाद जो है हमारा ये पहला समीकरण था, तो इसकी वैल्यू अगर हम करें यहाँ तो इसको हम q बराबर क्या लिख सकते हैं? q बराबर हम लिख सकते हैं लेमडा एप्सिलॉन। इस तरह से हम लिख सकते हैं। या हमारा जो है ये जो है हमारा फाई बराबर होता है, फाई बराबर ये भी लिख सकते हैं, या इसको हम मिटा दे रहे हैं। हमारा जो गॉस प्रमेय होता है, गॉस प्रमेय के नियम से, तो गॉस प्रमेय, तो अगर ये हम इसको समीकरण नंबर क्या देते हैं? तीसरा समीकरण देते हैं। तो अगर इस तीसरे समीकरण का मान दूसरे इक्वेशन में रखें, इक्वेशन में रखने पर, तो दूसरे इक्वेशन में रखें तो ये क्या हो जाएगा? इसमें अगर रख दें फाई के स्थान पर तो ये क्या हो जाएगा? q बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? e टू पाई आर एल। तो यहां से हम एक चीज और लिख लेंगे, इसको हम इस नीचे कर देंगे तो q बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एल ई बराबर, q का मान हम लिख लेते हैं यहाँ से, लेमडा बराबर होता है q बाई एल। तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं तो लेमडा, इसकी अगर वैल्यू निकालते हैं तो q बराबर कितना हो जाएगा? q बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू एल। तो अगर इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं इसके स्थान पर, तो e बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू एल एप्सिलॉन 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो e बराबर कितना हो जाएगा? इसको हम इस तरह लिखते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटा में आर। और यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा सूत्र हो जाएगा, यही हमारा सूत्र हो जाएगा किसका? कि अनंत लंबाई के रसिक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की ये क्या हो जाएगा? तीव्रता का क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा।